स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 रेगिस्तान में जीवन। ये 7th क्लास की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। तो अध्याय 5 में हम पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है, लेकिन आज यहाँ लिखा हुआ है रेगिस्तान। तो रेगिस्तान यानी कि जहाँ जल न हो या फिर बहुत ही कम मात्रा में हो, जहाँ पीने के लिए जल न हो, ठीक है, मवेशियों को चढ़ने के लिए घास न हो, फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर भी किसी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा, किसी भी जीव के लिए, ठीक है। तो अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ रहे हैं जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तो तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। तो रेगिस्तान का मतलब एक्चुअली होता क्या है? यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। इसका मतलब होता है रेगिस्तान। तो इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध है, लोग वहाँ कृषि के लिए बस जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान। तो गर्म रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। ये जो गर्म रेगिस्तान है ये कहाँ पर है और कैसे होते हैं। तो विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखेंगे अभी हम नीचे चल के। उत्तर अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएंगे वहां चल के। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, पूरे विश्व का। ध्यान दीजिए, विश्व का। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडिया का है या फिर विश्व का है। तो यह लगभग 8 इंडिया का आता है तो 3rd डेजर्ट है, ठीक है, और वर्ल्ड का है तो ये सहारा है। तो यह लगभग कितना 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो क्या आपको याद है भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है, और यानी जो भारत का क्षेत्रफल है उससे करीब 2.5 गुना मान के चलते हैं, 2.5 या 3 गुना, ठीक है। तो सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मेरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा, ये भी एक देश है। तो रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदानों और नग्न चट्टानों वाली क्या है, बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 250 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। तो ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये है आपका सहारा मरुस्थल या सहारा रेगिस्तान। अब इसको हम देखते हैं मैप पर कि ये कैसा दिखता है और कहां-कहां तक फैला हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये जो कॉन्टिनेंट आप देख पा रहे हैं इसको कहते हैं अफ्रीका। और चूंकि दिशाएं यहाँ पूरब होती है तो यहाँ पश्चिम होगी, यहाँ उत्तर होगी और यहाँ दक्षिण होगी। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि उत्तरी भाग में, ठीक है, उत्तरी भाग में फैला हुआ है और 11 देशों से इसकी सीमा मिलती है। किस किस से? ट्यूनीशिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र, अल्जीरिया, लीबिया। ये तो पूरी तरह से रेगिस्तान में ही दिख रहे हैं। तो ये क्या है, 11 देशों से इसकी सीमा, 11 देश मतलब कह सकते हैं कि 11 देशों से इसकी सीमा मिलती है या इसके अंदर हैं, मिलते हुए हैं इसमें। और ये उत्तरी अफ्रीका में है। और क्या है इसकी विशेषता, ये हमने देख लिया। और हाँ, इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और इसके पूर्व में हिंद महासागर है, ठीक है। और सहारा रेगिस्तान से होकर आपकी कर्क रेखा भी गुजरती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कर्क रेखा किस रेगिस्तान से होकर गुजरती है। तो सहारा रेगिस्तान से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, तो याद रखना। और फिर और तो कुछ इसमें खास नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। ये जैसा आज है वैसा पहले नहीं था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे।
हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। यानी कि और हाँ, मकर रेखा जो है वो भी इससे होकर गुजरती है, और इक्वेटर यानी कि जो हमारा सहारा नहीं, ये तो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, लेकिन कर्क रेखा सिर्फ सहारा रेगिस्तान से गुजरती है। तो ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में कि तीनों रेखाएं सहारा रेगिस्तान से गुजरती हैं या अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, लेकिन सहारा मरुस्थल से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो मैं क्या कह रही थी कि पहले ये कैसा था, हरा भरा था जैसे बाकी जगह है, लेकिन इतना कैसे हो गया, यहाँ अचानक से क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, जिस वजह से यह शुष्क हो गया। तो क्या आप जानते हैं, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो सोचिए कितना ज्यादा तापमान है यहाँ। इतने तापमान में 50 डिग्री में तो कहते हैं कि बस रह नहीं सकते, फिर यहाँ तो 57 दर्ज किया गया था। कैसे रहते होंगे यहाँ के लोग। जलवायु एक्चुअली क्या है जलवायु, कि सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से बाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, जिससे रेगिस्तान एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। अब वनस्पति और प्राणी जात जो है वो इसमें कौन कौन से हैं, कैसे कैसे रहते हैं वो देख लेते हैं। तो वनस्पति एवं प्राणी जात, सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं, और ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जंतु हैं। तो ये सहारा रेगिस्तान के कुछ मरुद्यान हैं। वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। तो आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? तो मछलियों के कंकाल मिले हैं इसलिए कह रहे हैं कि कभी ये हरा भरा रहा होगा। नहीं, मछलियां यहाँ कैसे आई? ठीक है, अब यहाँ के लोग, हमने वनस्पति भी देख ली, अब लोग कैसे हैं। तो सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कम्बल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ताकि वस्त्र ना उड़े और इनके शरीर को रक्षा हो सके शरीर की। तो सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों के निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजातियों के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे लोग गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो ये चीज है कि क्या आप जानते हैं
जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। तो मरुद्यान एक्चुअली क्या होता है कि रेत को पवन उड़ा ले गई और गड्ढा जैसा बन गया, गर्त बन गई, तो उसमें पानी आ जाता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं? मरुद्यान कहते हैं। तो मरुद्यान इस तरह के होते हैं। ऊपर हो गया हमारा गर्म रेगिस्तान। अब रेगिस्तान ठंडा भी होता है। देखिए, तो ठंडा रेगिस्तान क्या होता है? लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता है देश। यानी जो हमारा जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख है वो किस में आता है? वो ठंडे रेगिस्तान में आता है। पहले मैंने बताया भी था। तो पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में, पृथ्वी यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, एक द्रास लद्दाख में स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटी एवं महाखंड यानी गॉर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे गैगरी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लगभग काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है। इस ऊंचाई पर वायु परत जो है वो पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात के तापमान में -30 सेल्सियस से नीचे गिर जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है, यानी कि तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। क्योंकि यह हिमालय के वृक्ष छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यह वर्षा बहुत ही कम होती है। तो आप समझ गए होंगे कि वहाँ 57 डिग्री, यहाँ -40, यानी सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा ठंडा। और यदि इसको हम देखें मैप में तो ये कहाँ पर है और इसमें क्या क्या है। ये आपका जम्मू और कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी। अब तो ये 2 स्टेट में बदल गया है लद्दाख। तो ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख श्रेणी है। तो ये अभी 2 यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। ठीक है, पहले ये पूरा एक ही जम्मू कश्मीर था, अब 2 यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। तो ये जो लद्दाख श्रेणी है, इतनी जितने दिख रही है आपको, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। लद्दाख श्रेणी को ही ये यहाँ सबसे ज्यादा ठंड जो है वो कहाँ पर है? द्रास इसमें द्रास एरिया जो है वो इसमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इससे जोजिला पार्क और ये यहाँ क्या है? बर्फ की नदी है और इंडस नदी इससे होकर गुजरती है, श्योक नदी। और इंडस यहाँ ऊपर के पार्ट में इंडस नदी ही नीचे आके सिंधु नदी बन जाती है, नाम बदल जाते हैं। तो ये जो रीजन है पूरा लद्दाख श्रेणी जो है ये क्या है? इसको हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, यानी कि ठंडा रेगिस्तान। ठीक है, तो ये ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। और इसके बारे में तो मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हों, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात या तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। यानी ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इस तरह से बैठे कि आपके पैर तो छाया में हैं और आप
उसमें धूप में बैठे हुए हैं, आपके सिर्फ पैर छाया में है, और तो आपको क्या होगा, एक बॉडी पर इस तरह से गर्मी और ठंड दोनों है, ऊष्माघात है, सर्द गर्म लगी क्या बोलते हैं ना, तो वो चीज हो सकती है, उससे आप बीमार पड़ सकते हैं। फिर है लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि लद्दाख को या फिर खापाचान क्या होता है। तो खापाचान जिसका अर्थ होता है हिमभूमि यानी बर्फ का क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ वनस्पति किस तरह की होती है। तो वनस्पति होती है, यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, तो वो तो गर्म हॉट डेजर्ट में भी ऐसी ही थी। यहाँ जानवरों के चढ़ने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती हैं। घाटी में शरबत यानी बिलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। ये जो सेब हैं वो किसमें, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी में। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन चिड़िया तो हर जगह ही मिल जाती है वैसे, और रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं ह्यूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी हैं। प्रवासी यानी कि एक विशेष मौसम में आने वाले या जाने वाले पक्षी। ठीक है, लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, पशुओं को ध्यान रखना, जंगली बकरी और जंगली भीड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। तो सोचिए, यदि आपने गाय, भैंस और बकरी का ही दूध यूज किया है तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो याक होता है उसका दूध भी यहाँ के लोग प्रयोग करते हैं। किस चीज के लिए, पनीर और मक्खन बनाने के लिए। फिर है कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। तो विलुप्त प्राय यानी कि विलुप्त हुआ नहीं है, लेकिन विलुप्त प्राय ही मानिए। कौन है, एंटीलोप। और इसका शिकार किस लिए होता है, इसकी जो ऊन होती है शाहतूश, उनके लिए होता है, जो वजन में बहुत ही हल्का होता है और बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो ऐसी जगह जहाँ इतनी ज्यादा ठंड है वहाँ इस तरह के कपड़े काफी यूजफुल रहेंगे। इसलिए, और प्रकृति ने भी ऐसे जीवों को इसीलिए इस तरह की ऊन दी है, स्किन दी है, ताकि वो वहाँ सरवाइव कर पाए। लेकिन फिर भी मनुष्य क्या है, अपने यूज के लिए कि उसके शरीर की ऊन से हम अपने आप को गर्म करें, इसलिए उनको मारते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, और ये अब विलुप्त प्राय से हो गए हैं। तो यहाँ के पक्षी हमने देख लिए, तो लद्दाख के पशु भी हमने देख लिए। अब यहाँ के लोग देखते हैं कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो किस तरह से रहते हैं। तो भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तो क्या आप जानते हैं, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला शरपत यानी कि बिलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। ये चीज याद रखना कि क्रिकेट के लिए जो सबसे अच्छा बल्ला होता है वो शरपत या फिर बिलो इस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। तो अब लोगों के बारे में देखेंगे कि क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं। यानी कि लद्दाख, तिब्बत और मध्य एशिया, यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। ठीक है, वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं जिसमें हेमिस, थिकसे, शे एवं लामा युरू। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सैम एवं सलजम की खेती करते हैं। कब करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि गर्मियों में, सर्दियों में पॉसिबल नहीं है। तो शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेती में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह, क्योंकि अभी ये यूनियन टेरिटरी बना है तो यहाँ की राजधानी लेह बन गई। अभी सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह का जोजिला दर्रा होते हुए
कश्मीरी घाटी से जोड़ता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये ठीक से मठ हैं यहाँ के, और इनके जो बौद्ध मठ होते हैं उनको गोम्पा कहा जाता है। ठीक है, और ये पारंपरिक वेशभूषा, कभी कोई घूमने गया हो लद्दाख तो वहां जाके लोग फोटो भी खिंचवाते इस तरह की ड्रेस पहन के, क्योंकि ये वहां की पारंपरिक वेशभूषा है। अब है कि मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। कौन कौन सा? एक तो है रोहतांग ला, दूसरा है बारालाचा ला, और दूसरा है लुनगा लाचा ला, और फिर है टंगलंग ला। तो यहाँ ला शब्द आपने शुरू में ही पढ़ा था, याद है किसी को? देखिए, ला का अर्थ क्या होता है? पर्वतीय दर्रा। तो इसलिए यहाँ जितने भी दर्रे थे, जैसे रोहतांग ला, सब में ला लगा हुआ है। बारालाचा ला, ला यानी कि पर्वतीय दर्रा, और लुनगालचा ला और टंगलंग ला, सब में ला लगा हुआ है। इसका मतलब ये सब क्या है? पर्वतीय दर्रे है। तो यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अन्य पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। पर्यटक गोम्पा दर्शन, घास के मैदान व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय पर एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। ठीक है, तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब यहाँ एक्सरसाइज का टाइम आ गया है, तो हम एक्सरसाइज करते हैं कि विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि 2 प्रकार के होते हैं, एक ठंडा होता है और एक गर्म होता है। ठीक है, तो 2 तरह के रेगिस्तान पाए जाते हैं, एक ठंडा यानी कोल्ड डेजर्ट जो कि लद्दाख है पूरे विश्व में, और गर्म जो कि सहारा रेगिस्तान है पूरे विश्व का सबसे बड़ा। फिर है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये हमने अभी देखा था, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। फिर है लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु गत परिस्थितियां क्या है। तो यहाँ की जो जलवायुगत परिस्थितियां हैं वो काफी ठंडी है, बर्फ है। लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है। तो यहाँ के लिए तो देखिए, गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण है। ठीक है, तो ये आंसर है आपके 3rd क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 4th का था ये कि सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो सहारा रेगिस्तान यानी कि गर्म रेगिस्तान, तो वहाँ के लोग कैसे वस्त्र पहनते थे? भारी, ताकि वो धूल और रेत से बचे रहें, और सिर पे कपड़ा बांध के रखते हैं हमेशा। लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम। तो लद्दाख में एप्पल उगाए जाते हैं, खुबानी उगाई जाती है जो कि गर्मियों में उगाए जाते हैं, सेब, खुबानी और बादाम। लद्दाख में उगने वाले पेड़ हो गए। अब है कि सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। तो ये उत्तरी भाग में स्थित है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो ये गर्म रेगिस्तान है। फिर नेक्स्ट है कि लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी, तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि जो अधिकांश निवासी हैं वो बौद्ध एवं मुसलमान हैं। रेगिस्तान की विशेषता क्या है। तो रेगिस्तान की विशेषता ये है, विरल वनस्पति, यहाँ वनस्पति कम होती है, अधिक वर्षण नहीं होता, न अल्प जाल, ये कुछ नहीं होता है, बल्कि विरल वनस्पतियां बहुत ही कम और अद्भुत वनस्पतियां पाई जाती हैं, कम मात्रा में कह सकते हैं। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। तो हेमिस है लद्दाख का बौद्ध मठ है ये। ठीक है, मिस्र निम्नलिखित फसलों के लिए प्रसिद्ध है। तो मिस्र जो है वो कपास, यहाँ का जो कपास है मिस्र का, वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये मैचिंग करनी है। तो मैचिंग में देखिए, मरुद्यान क्या होते हैं। तो जल के साथ गर्त, हमने जब
गर्म रेगिस्तान पढ़ रहे थे तब देखा था कि रेत उड़ जाती है हवा में, और रेत उड़ने के बाद वहाँ गर्त बन जाती है, यानी गड्ढा बन जाता है जहाँ जल या पानी आ जाता है, तो उसको कहते हैं मरुद्यान। ठीक है। तो बेदुइन जो है वो सहारा में है, और तेल लीबिया में है, और गैगरी हिमनद को कहते हैं, और लामा युरी एक बौद्ध मठ है। ठीक है। तो ये हमारी मैचिंग हो गई। फिर है कारण बताइए। तो रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका यही कारण है कि वहाँ की जलवायु ऐसी होती है जहाँ हर तरह के पेड़ पौधे ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है। ना तो वहाँ पानी होता है ज्यादा, और ना मौसम अनुकूल होता है, या तो बहुत ज्यादा ठंड होगी या फिर बहुत ज्यादा गर्मी होगी। और दूसरा है कि सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। तो भारी वस्त्र वो इसीलिए पहनते हैं ताकि वहाँ हमेशा हवाएं चलती रहती हैं और रेत उड़ता रहता है, जिसके कारण उनके वस्त्र ना उड़े और उनके शरीर को नॉर्मल टेम्परेचर बना रहे। ठीक है। अब ये चैप्टर खत्म हो गया है। एक्टिविटीज वगैरह किसी अलग सी वीडियो में ही करेंगे, इसके साथ में नहीं। ठीक है। तो अब इसमें कुछ खास नहीं है। अब हम इसको खत्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।